नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, ये यूनिट 10 का ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है, जो कि 11th एनसीईआरटी की बाकी जो 9 यूनिट्स जो हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो उसको जाइए और देख लीजिए। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम कोई सा भी दे रहे हो, चाहे ये स्टेट है या फिर टीचर एग्ज़ाम जो TRE 2 में दे रहे हैं, केवल और केवल बीपीएससी जो फॉलो करता है एनसीईआरटी वाली बुक का ही को ही फॉलो करता है। और हूबहू जो एक्सरसाइज जो आपके लेसन के लास्ट में एक्सरसाइज दिए हुए होते हैं, उसको आप बिल्कुल 2-3 बार करके ही जाना। बिकॉज वैसे को वैसे उठा कर क्वेश्चन जो है वहाँ पर एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो है 11th आज कंप्लीट हो जाएगा 11th की एनसीईआरटी। कल से मैं 12th की एनसीईआरटी शुरू करूँगा। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि 30 नवंबर तक मैं पूरा कवर कर दूंगा। और फर्स्ट दिसंबर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एनसीईआरटी में आए होंगे, उनको मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेकर आऊँगा। और वहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे कि आप जो है कितना जो है प्रिपेयर कर चुके हैं टॉपिक को। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल, उसके जो प्रिंसिपल हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को, उसको पढ़ेंगे। वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, स्किल, टेक्निक, स्टाइल क्या होती है, और कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पढ़ना इन द सेंस, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको मैं हाईलाइट कराऊंगा और साथ ही साथ हिंदी में इलाबोरेट भी करूंगा। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर आप हिंदी में कंटेंट नहीं लेकर आते हैं, आप इंग्लिश में ही सब कुछ है। देखिए फ्रेंड्स, आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हो, अभी 10th लेवल तक का, 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का है। तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आती होंगी, कि आप जो है समझ तो जाते ही होंगे। और साथ ही साथ हिंदी में तो मैं यहाँ पर एलाबोरेट भी कर रहा हूँ आप लोगों को, कि जो है दोनों लैंग्वेज के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएँ। ठीक है। तो ये जो है पहला जो है जो हाइलाइटर है, मैं आपको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। देखिए, है तो ऐसे अथाह समुद्र है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसी में उलझ जाएंगे, बट आपको जो है एक तरीके से थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन होता है। इस मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या होता है, पीरियडाइजेशन। जैसे हम लोग क्लास करते हैं, हर दिन ये 8 पीरियड होते हैं। 8 पीरियड में क्या करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो 8 पीरियड में एक क्लास जो होता है हमारा साइंस का होता है, एक क्लास मैथ का होता है। इस तरीके से पीरियड बंटे हुए थे। इसी तरीके से क्या, अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर ले, वहाँ पे भी पीरियड होते हैं। तो हमारे क्या है, पीरियडाइजेशन बोलते हैं उसे, पीरियडाइजेशन होते हैं, जिसमें से हम 3 भागों में इसको बांटते हैं। 3 भागों में हम क्या क्या बांटते हैं इसको, कि जैसे पीरियड होते हैं ना आपके उसमें क्लास में, तो फर्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकेंड पीरियड किसका है, थर्ड पीरियड, वैसे पीरियडाइजेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी है। तो यहाँ पे 3 फेज होते हैं। पहला जो होता है तैयारी वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। दूसरा होता है कंपटीशन फेज होते हैं, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक वाला जो होता है फेज। और तीसरा होता है रिकवरी फेज, जिसको रिजनरेशन भी बोलते हैं, रिकपरेशन भी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। इसको मैं आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। तो पीरियडाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें 1-2 डिफिनीशन जो है आती हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी पीरियड क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, जिसमें से हम लोग इसको बांटते हैं, किस में है, मैक्रो साइकिल में बांटते हैं, मीजो साइकिल में बांटते हैं, और माइक्रो साइकिल, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है, जो कि 1 से 6 दिन तक का होता है। 3 से 6 दिन तक का, सॉरी, 3 से 6 दिन तक का होता है। मीजो साइकिल जो होता है वीक में होता है, 3 to 6 वीक का होता है। और मैक्रो साइकिल, MACRO, मैक्रो, मैक्रो मतलब सबसे लंबा होता है, जो कि 1 साल का होता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, जिसको मैं आगे कवर करूँगा आप लोगों को। ठीक है। देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यह क्या है, एक प्रक्रिया है, किसके लिए, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना बेस्ट दे पाएँ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के माध्यम से, और कंपटीशन में अव्वल दर्जे का एक खिलाड़ी बन पाएँ, उभर कर आएँ। तो ट्रेनिंग इन टेक्निक्स सीखते हैं, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिस सीखते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग सीखते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है पीरियडाइजेशन के किस फेज में दिया जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नेट वाला एग्ज़ाम में, या फिर एस्टेट हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं, यूजीसी नेट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होता है, वह जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की किस भाग से संबंधित है। तो हम केवल और केवल कंपटीशन पीरियड वाले में ही इसको जो है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को इम्पार्ट करते हैं। ठीक है।
तो ये था, इसको याद कर लीजिए। हाँ, इसमें जो डिफिनीशन देखिए, 2-3 लोगों का डिफिनीशन बस पढ़ना है, बाकी देने को तो बहुत कुछ दिया है। मैथ्वेजेव का क्या है, मैथ्वेव का क्या है इसमें, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ ए एथलीट्स ट्रेनिंग। यह बेसिक फॉर्म है एथलीट्स ट्रेनिंग का, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इट इज़ द प्रिपरेशन सिस्टमेटिकली, यह एक सिस्टमेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, अभ्यास के माध्यम द्वारा, विच इन फैक्ट इज ए पेडागॉगिकल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग एंड एथलीट्स डेवलपमेंट, जिसको कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में एथलीट्स के डेवलपमेंट में कंट्रोल भी करने की एक प्रक्रिया है। एक मैथ्वे जी का याद कर लीजिए, मैथ्वे का, और दूसरा हरदयाल सिंह का। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। हरदयाल सिंह जो है स्पोर्ट्स क्या लिखे हैं, हरदयाल सिंह। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए पेडागॉगिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंस। आपको याद कैसे करना है, हरदयाल हायर परफॉर्मेंस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। तो हरदयाल हायर, इस तरीके से आप निमोनिक्स के माध्यम से याद कर सकते हो। दूसरा है गैरिशन। 3 डिफिनेशन मैंने आपको बताया, मैथ्वे का, और दूसरा जो है हरदयाल का, और तीसरा गैरिशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरिशन ने क्या लिखा है, देखिए, गैरिशन इंजीनियर होते हैं जो कि घर बनवाते हैं आपको, और क्या बोलते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधित काम होता है वो गैरिशन इंजीनियर करते हैं। तो गैरिशन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से का काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो इंजरी कम होगी। मान लीजिए घर गिर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें जो है भूकंप रोधी जो है आपका घर बना हुआ है, तो इंजरी कम होने के चांसेस है। तो गैरिशन ने क्या किया है कि एक ट्रेनिंग है जो कि डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली, जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ इंजरी को मिनिमाइज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि यह जो डिफिनीशन किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए पी गैरिसन के द्वारा ये डिफिनीशन जो है दिया गया है। तो 3 डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया है, गैरिसन का, हरदयाल का और मैथ्वेई का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। इन ऑर्डर टू डेवलप द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट्स इन कंपटीशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हैज़ बिकम। देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है किस लिए होता है, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के लिए होता है। डिसऑर्गेनाइज तो नहीं होता है भाई, ऑर्गेनाइज्ड होता है और रेशनल होता है। इरेशनल भी नहीं होता है, वो आनुपातिक वे में हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आज कितना देना है, कल कितना है, लोड जो है डिसाइडेड होते हैं। तो इरेशनल तो बिल्कुल नहीं है, डिसऑर्गेनाइज तो बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लेक्स एंड पेन स्टैकिंग। देखिए, पेन स्टैकिंग होता है क्या, जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर पेनफुल बनाने के लिए दिया जाता है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। ईजी एंड अप्रोक्सीमेट। देखिए, ईजी बनाओगे तो वो जो होगा उसका जो ओवरलोड होगा, जो सिस्टमेटिक जो पीरियडाइजेशन जो उसका लोड सहने की जो क्षमता होगी, अगर ईजी रखोगे उससे, तो उसके जो परफॉर्मेंस जो है सुधर नहीं पाए। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक हो जाता है। दूसरा है एक्सरसाइज ए शॉर्ट टर्म एक्टिविटी विच रिजल्ट इन। देखिए, एक्सरसाइज जो है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जो होती है वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाता है, और हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, एक्सरसाइज अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक्टिविटी के लिए करते हैं तो नॉर्मलाइजिंग द हार्ट रेट, नहीं, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है। और इंक्रीजिंग इन ब्लड फ्लो, ये सही ऑप्शन है। डिक्रीज इन हार्ट रेट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यू टू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग द रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ मैराथन प्लेयर विल बी। देखिए, जब भी हम मैराथन रनिंग करते हैं, 46.195 किलोमीटर रनिंग करते हैं, तो हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, जो भी एथलीट मैराथन करते हैं उनका रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है द मेन बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन इंक्रीज इन। देखिए, अगर हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, मेन बेनिफिट, तो सुपरविजन, परफॉर्मेंस, इंजरीज, फिजिकल लेबर तो बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज इन फिजिकल लेबर नहीं, इंक्रीज इन सुपरविजन, इंजरीज नहीं होता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा चीज़ है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देखिए, प्रिंसिपल क्या होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ देख लीजिए,
कंटिन्यूटी होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये इंडिविजुअल जो है इसकी लोड कैपेसिटी क्षमता जो है इतना होना चाहिए, तो इसको एक एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग देना चाहिए या फिर इंटेंसिव देना चाहिए। उसकी साइक्लिसिटी होना चाहिए कि आज ये काम कराया, दूसरे दिन दूसरा फेज में दूसरी चीज़ें कराएंगे, तो साइक्लिसिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ओवरलोड में मतलब आपका जितना भी सहने की जो क्षमता है उसका जो है थोड़ा सा उससे अप करके धीरे धीरे जो है ओवरलोड यानी बढ़ाया जाएगा, सो दैट आपका जो है कंपटीशन फेज में परफॉर्मेंस जो है अच्छा बनेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, लोड जो होता है समटाइम्स अगर आप मान लीजिए वेट लिफ्टर है, लोड है आपका मान लीजिए कि 50 kg उठा ले रहे हो, ठीक है, 50 kg उठा ले रहे हो तो प्रोग्रेशन ऑफ लोड होगा, एक हफ्ते बाद आपको 5 kg और बढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे तो प्रोग्रेसिव मैनर में होगा। जैसे कि आप मान लीजिए एथलीट है, आज आपका टाइमिंग जो है आप मतलब रिपीटेशन कर रहे हैं, तो रिपीटेशन मान लीजिए 4 इंटू 100 कर रहे हैं रिपीटेशन, तो रिपीटेशन में आपका देखा जाएगा कि आज जो है आपका 20 सेकेंड का है 4 इंटू 100 मीटर, तो कल जो होगा जैसे नेक्स्ट अगर फेज में जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा 4 इंटू 100 मीटर जब भी रनिंग होगा जो रिपीटेशन करेंगे तो आपका जो है 15 सेकेंड कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से प्रोग्रेसिव मैनर में होना चाहिए, ना कि एकदम अचानक से बढ़ा दिया हो, इरेगुलर पैटर्न नहीं होना चाहिए, इस तरीके से है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन इधर आता है, इसमें आता है देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड्स। देखिए लोड दिया गया है, लोड बढ़ाया, फिर उसको एडाप्टेशन होता है यानी उसके अनुकूल बना दिया गया कि नहीं आप तो इतना मिनिमम कर ही लोगे, फिर उसके बाद इंक्रीज लोड कर दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, फिर आपको एडाप्शन अगर हो जाता है तो फिर इंक्रीज लोड, इस तरीके से आपका जो है ना प्रोग्रेशन होता जाता है, प्रोग्रेस पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे फिर इस पे, इस तरीके से चलते रहता है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया, देखिए अगर खुद का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो अगर आप खुद तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपको ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ रेडीनेस जो कि थॉर्नडाइक का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम, तब तक आपको ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, और जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर, ओके चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है। मीजो साइकिल जो कि मैंने बताया था आपको, मीजो साइकिल जो होता है 3 to 6 वीक्स होता है, और जो माइक्रो साइकिल होता है 3 to 6 डेज होता है यानी 1 वीक का लगभग होता है, और इसका मैक्रो साइकिल यानी MACRO मैक्रो, मैक्रो साइकिल 1 ईयर प्लान होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ट्रांजिशन फेज क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन फेज एक तरीके से रिकवरी फेज होता है, जिसमें हम कंपटीशन के बाद रिकवरी मोड में चले जाते हैं। एक्टिव रिकवरी, पैसिव रिकवरी नहीं, एक्टिव रिकवरी मतलब थोड़ा बहुत हम वर्कआउट करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो कि नहीं हमारा कंपटीशन खत्म हो गया और हम बिल्कुल ठंड मार जाए, तो इस तरीका का नहीं होना चाहिए। ट्रांजिशन फेज मतलब होता है, फेज मतलब कि रिकवरी यानी रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। जनरल प्रिपरेशन फोकसेज ऑन, देखिए जनरल प्रिपरेशन यानी प्रिपरेटरी फेज होता है, उसमें हम किस पे फोकस करते हैं, पर्सनालिटी पे, केवल पर्सनालिटी पे तो नहीं करते हैं, फंक्शनल कैपेसिटी पे, इस पे भी केवल नहीं करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इफिशिएंसी पे नहीं, ओवरऑल फिटनेस कंपोनेंट होता है जनरल प्रिपेयरनेस में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं व्हाट इज़ वार्मिंग अप। देखिए वार्मिंग अप बहुत ईजी है, प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेज होती हैं फिजिकल की और मेंटल प्रिपरेशन की स्ट्रेनस एक्सरसन से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वार्मिंग अप में क्या होता है, केवल प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेज होती हैं फिजिकल की, नहीं, इसमें मेंटल प्रिपरेशन भी किया जाता है आपका, ठीक है, कि आप जो है उस लॉ ऑफ रेडीनेस को फॉलो करें। लिम्बरिंग डाउन, देखिए समटाइम्स पूछा जाता है कूलिंग डाउन को और क्या नाम से देते हैं, या फिर लिम्बरिंग डाउन को और क्या कहते हैं, तो कूलिंग डाउन होता है, हम अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो और हार्ट रेट ये सब जो है मिनिमाइज करते हैं, उसको लोअर करते हैं, लोअरिंग डाउन यानी कम करना। देखो एन ईजी एक्सरसाइज करके करते हैं, डन आफ्टर ए मोर इंटेंस एक्टिविटीज अलाउ टू द बॉडी ग्रेजुअली ट्रांजिशन ऑफ रेस्टिंग नियर रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, वार्मिंग अप मैंने बता ही दिया किसका प्रिपरेशन होता है, जनरल प्रिपरेशन ऑफ
थ्रू किसका किसका फिजिकल एक्सरसाइजेज और मेंटल प्रिपरेशन करते हैं। इसमें देखिए पैसिव वार्म अप और एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप मतलब होता है खुद से ही अगर एक्टिव वार्म अप होता है। पैसिव वार्म अप मतलब होता है आप एकदम पैसिव अवस्था में हो और आपको कोई असिस्ट कर रहा है, तभी वो पैसिव होता है, पैसिव वार्मिंग अप होता है, जो कि पार्टनर के साथ किया जाता है। एक्टिव वार्म अप मतलब होता है खुद से करना है और इंक्रीज करना है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है, इस तरीके से थ्रू द रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस। और इसमें एक्टिव एक्टिव जो वार्मिंग अप होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जनरल वार्मिंग अप और एक होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेसिफिक वार्मिंग अप इज ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ वार्मिंग अप। तो ऑप्शन दे देगा उसमें, जनरल वार्मिंग अप दे देगा, और दूसरा ऑप्शन दे देगा एक्टिव वार्मिंग अप, तीसरा ऑप्शन दे देगा पैसिव वार्मिंग अप। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव वार्मिंग अप की दोनों फेज हैं, दोनों प्रकार हैं, जनरल वार्मिंग अप और स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग अप का मतलब ये होता है, देखिए जनरल वार्मिंग अप का मतलब ये होता है कि जस्ट जॉगिंग, जंपिंग, स्ट्राइड करना, विंड स्प्रिंट लगाना, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज जैसा अपर एंड लोअर लिम्ब का, इस तरीके से स्ट्रेचिंग करना, ये सब जनरल वार्मिंग अप है। स्पेसिफिक वार्मिंग अप ये होता है जो भी आप स्किल जिस खेल के आप खिलाड़ी हैं उससे स्किल से रिलेटेड आपको जो है एक्टिविटी करना, वो होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। ठीक है। और एक इसका पार्ट है एक्टिव वार्मिंग अप के पार्ट है, जो कि खुद करना होता है। पैसिव वार्मिंग अप में क्या होता है कि एक पार्टनर के साथ आप हेल्प इंक्रीजेज, मतलब आपको एक पार्टनर के साथ आपको करना है एक्सरसाइजेस। मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू करते हैं वार्मिंग अप, जॉगिंग के थ्रू, बेंडिंग डाउन, इस विंड स्प्रिंट, ये सब सारा चीज़ें जो है आपको जनरल वार्मिंग अप में। बाथ भी होता है, ठीक है, जो हॉट बाथ थेरेपी जो होते हैं। कभी कभी बेवरेजेस जो पी के, यानी कि जो तरल पदार्थ जो होते हैं, ड्रिंकिंग बेवरेजेस पी के भी हम कर लेते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है वार्मिंग अप के, रिड्यूस एंग्जाइटी एंड टेंशन को कम करना होता है, और आपका जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है उसको फैसिलिटेट करना है, स्पोर्ट्स इंजरी को कम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। इस तरीके से इसका वार्मिंग अप हो गया। और कूलिंग डाउन यानी लिम्बरिंग डाउन बोलते हैं कूलिंग डाउन को, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैमस्ट्रिंग, चेस्ट, ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सब मसल्स का जो है जस्ट स्ट्रेचिंग डाउन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और कूल हो जाते हैं। इसमें देखिए दो फेज होते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं, कंट्रोल लेग एंड आर्म्स मूवमेंट को कंट्रोल में रखते हैं और एक्टिव टाइटनिंग ऑफ मसल्स करते हैं, ठीक है। तो ये था। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को कम करना होता है लिम्बरिंग डाउन का। चांसेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस जो है कम होता है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रिस्टोर करना है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है, और टेंशन को रिमूव करना है, कम करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वार्मिंग अप इज ए परफॉर्म्ड टू, देखिए वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है कि आपकी जो है मेटाबॉलिक रेट को कम करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोअर द बॉडी टेम्परेचर, ये तो लिम्बरिंग डाउन का है। इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल, जनरल हीट इन द बॉडी। देखिए ये जो था फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हम जब भी वार्मिंग अप करते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा हीट हो जाए, ठीक है, हीट हो जाए, सो दैट जो है हाँ हम जो है एक तरीके से वार्मड अप हो जाएं। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका आंसर भी है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इन शॉर्ट वार्मिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए स्पोर्ट्समैन बिफोर द कंपटीशन ट्रेनिंग ऑप्टिमम परफॉर्मेंसेस, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कूलिंग डाउन यानी कि लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन एक्टिविटी क्या करता है, तो लो इंटेंसिटी करना है या फिर अनप्लान्ड इंटेंसिटी। अनप्लान्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर सब मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं, लो इंटेंसिटी वाले जो भी एक्सरसाइज होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स स्किल टेक्निक एंड स्टाइल्स। स्किल टेक्निक एंड स्टाइल्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट इसका देखिए यहाँ पर स्टाइल होता है ना, कुछ लोगों का स्टाइल क्या होता है, यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक एबिलिटी होती है। जैसे कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है। और ये जो है फसबरी है, फसबरी डिक फसबरी का हाई जंप में
यानी फसबरी प्लाव। तो इस तरीके का कोई स्टाइल होता है, पर्टिकुलर यूनिक एबिलिटी होती है, इंडिविजुअल की एक यूनिक क्वालिटी होती है, ठीक है। तो जो कि अब परफॉर्म कर किया जाता है यूनिक द्वारा, यूनिक इंडिविजुअल द्वारा। तो पैरी ओ ब्रांड जो है स्टाइल जो है इनका शॉर्टपुट में था। तो ये था स्टाइल। और दूसरा है, देखिए स्किल क्या होता है। स्किल जो होता है, स्किल आपकी टेक्निक और स्टाइल से मिलकर बना हुआ है। आपके पास टेक्निक तो होना चाहिए, टेक्निक सभी के पास होता है, बट अगर आपके पास अगर अपना स्टाइल भी है, उसके साथ साथ स्टाइल भी है, पर्सनल यूनिक जो एबिलिटी भी है, तो वो एक तरीके से निखार आ जाता है आपके स्किल में, यानी कौशल में, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टाइल इज ए, स्टाइल क्या है? यूनिक पर्सनलाइज एक्सप्रेशन है, या ऑटोमेटाइजेशन ऑफ मूवमेंट नहीं, ए नेचुरल एबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर गेम, ये भी नहीं, मैकेनिकल मॉडल ऑफ डूइंग नहीं, यूनिक है, यूनिक पर्सनलाइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है। बास्केटबॉल शूटिंग इज रिक्वायर्ड टू स्कोर गोल, शूटिंग इज ए, देखिए शूटिंग इज ए क्या है? स्किल है, टेक्निक है, या स्टाइल है, टैक्टिक्स है। देखिए शूटिंग जो है, अगर हम गोल करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं, गोल करते हैं, यानी कि किक मारना। किक मारना क्या है? किक मारना एक स्टाइल नहीं है, एक स्किल है, कि आपको पर्टिकुलर इस चीज़ से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यानी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो स्किल है। स्टाइल तो यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक एबिलिटी होती है। तो शूटिंग भी क्या है? शूटिंग इट्स ए स्किल, ठीक है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। डोपिंग की तरफ चलते, डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डोपिंग में सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, कब पहला जो है, पहला पहले स्टार्टिंग कब से डोपिंग्स का हुआ था, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ एक हाईलाइट में करते हुए चलता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले जो होता था ना, मॉडर्न ओलंपिक द फर्स्ट केस ऑफ डोपिंग नेम लाइट इन 1904 में सबसे पहले हुआ था। थॉमस हिक्स जो कि एक रनर थे, मैराथन रनर थे, और वो कोलैप्स हो गए थे और डाई हो गए थे, मर गए थे वहीं पर। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो है सबसे पहले जो है डोपिंग किया था। जब ज़्यादा मात्रा में आप कर लेंगे कोई भी चीज़ होगा तो वो नुकसानदायक ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ही वॉज यूजिंग ए ब्लेंड ऑफ ब्रांडी एंड स्ट्रिचाइन, यानी कि ये जो स्टिमुलेंट है उन्होंने ज़्यादा जो है इंटेक्ट ले लिया था इसका। हीरोइन, कोकैन, कोफीन, ये सब सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस किया जाता है डोपिंग में। तो 1920 में हीरोइन एंड कोकेन बिकम अवेलेबल ओनली बाय प्रेस्क्रिप्शंस। इन 1960 समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन रोम, रोम में जब हुआ था समर ओलंपिक गेम, तो नट जेंसन डैनिश साइकिलिस्ट जो थे वो भी एक्सपायर कर गए, डाइड हो गए। एंड ट्रेसेस ऑफ एन एम्फिटामाइन, यानी कि एम्फिटामाइन इनको मिला था कब? 1960 में, जो रोम ओलंपिक हुआ था। नोन एज रोनिकॉल वॉज फाउंड इन द एटॉप्सी। तो इस तरीके से कहानी है। और कब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इन 1928 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, कभी कभी आईएएफ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। बिकेम द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी टू प्रोहिबिट डोपिंग, यानी कि पहली गवर्निंग बॉडी हुई है, संस्था हुई है, जो कि डोपिंग को प्रोहिबिट करती है, निषेध करती है, रोकती है। कब? 1928 में आईएएएफ द्वारा। लेटर 1967, यानी कि 1967 के बाद जो है टॉमी सिम्पसन, यानी कि जब एक डेथ ऑफ टॉमी सिम्पसन, यानी कि 1967 में जब डेथ हो गया, द आईओसी इस्टेब्लिश्ड अ कमीशन फॉर एंटी डोपिंग। तब इन्होंने क्या किया था, आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक कमीशन, आयोग बैठाया एंटी डोपिंग के लिए, ठीक है। तो द फर्स्ट डोपिंग टेस्ट वाज डन ऑफिशियली इन 1968 विंटर ओलंपिक्स। तो आप बताएंगे 1968 विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो 1988 द कैनेडियन स्प्रिंटर बेन जॉन्स ने क्या किया था, गोल्ड मेडल पाया तो था, लेकिन सस्पेंडेड फॉर द 2 ईयर्स,
2 साल के लिए सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है यूज़ किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैनेडियन जो स्प्रिंटर थे बेन जॉन्स, इनको पहली बार डोपिंग एंटी डोपिंग के लिए इनको 2 साल का टर्मिनेशन दिया गया था। पहली बार किसको मिला था? बेन जॉन्स को। वो स्प्रिंटर थे, कनाडा के थे। और इन्होंने कौन सा डोपिंग इस्तेमाल किया था? एनाबॉलिक स्टेरॉइड, यानी कि इसको और क्या है, किस नाम से जानते हैं? स्टेनोजोलॉल से। ठीक है। और ही वाज बैंड फॉर लाइफ। दूसरी बार जब इन्होंने इनके द्वारा मिला गया तो वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो गया है, और 1993 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, देखिए 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इस्टेब्लिश्ड हुई, यानी कि फॉर्म हो गई 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग, वाडा जो बोलते हैं शॉर्ट में। वाडा जो है 1999 में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है। और सिडनी ओलंपिक में फुल्ली ऑपरेशनल हो गई 2000 में, यानी 1 साल बाद फुल्ली ऑपरेशनल हो गई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग देख लेंगे। परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फिजिकल मेथड्स होता है। फिजिकल मेथड्स में बहुत सारे टेक्निक्स हैं। फिजिकल मेथड में जीन डोपिंग है, ब्लड डोपिंग है, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन है, इस तरीके से है। क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ डोपिंग इन मॉडर्न ओलंपिक्स केम इनटू लाइट इन 1904 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसका क्वेश्चन क्या है? अ फेमस एथलीट हु वाज रिसेंटली फाउंड गिल्टी इन द डोप टेस्ट। सचिन तेंदुलकर कभी थे? नहीं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर कभी नहीं पाए गए। हुसैन बोल्ट कभी नहीं। मैरी कॉम कभी नहीं। कौन हुआ था? मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस जो कि टेनिस की प्लेयर थी, ये जो है डोपिंग में इनको पकड़ा गया था और इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था। द कैनेडियन स्प्रिंटर नेम्ड बेन जॉनसन, देखिए अभी क्वेश्चन कराया हूँ, तो उन्होंने क्या गोल्ड मेडल तो जीता था 1988 में सियोल ओलंपिक्स में, बट वो पॉजिटिव पाए गए थे किसके द्वारा? एनाबॉलिक स्टेरॉइड द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? एक स्टैनजोलाल बोलते हैं ना, स्टैनजोलाल। तो ये था ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, इन विच ओलंपिक गेम्स वाज द डोपिंग टेस्ट फर्स्ट डन बाय IOC अंडर द एंटी डोपिंग एजेंसी कंपेन। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि 1968 में विंटर ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले जो है ये एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी जो है कंपेनिंग स्टार्ट हुआ था IOC द्वारा। तो ये था फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? ये था फ्रेंड्स आप लोगों का कंप्लीट 11th NCERT हो गई है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। कल से मेरा जो सीरीज होगा 12th NCERT में कवर करा दूंगा आप लोगों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।